हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटियों में ये सेशन जो है आपको सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिल सकता है। अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में दोस्तों इसे थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर में ही इसे जो है पढ़ाया जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोई बीकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, अगर अगर फिर भी अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में लोक प्रशासन की ये सीरीज है और आपका सिलेबस हूबहू मैच होता है, या हमारे जो हम यहाँ पर टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक मैच हो रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने टॉपिकों की बिल्कुल तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लोक प्रशासन ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। बस अगर टॉपिक मैच हो रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 30 पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे विकास प्रशासन की। तो दोस्तों, विकास प्रशासन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे लोक प्रशासन का। तो लोक प्रशासन का जो पहलू, विकास प्रशासन की जो हम बात करें दोस्तों, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आज के सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये विकास प्रशासन एक्चुअल में क्या है। किताबों से डायरेक्टली पढ़ते हुए हमें डायरेक्ट ये समझ नहीं आता है, व्यवहारिक तौर पर समझ नहीं आता है कि विकास प्रशासन क्यों है और इसको लोक प्रशासन में क्यों लिया गया है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए इसकी अर्थ, विशेषताएं, क्षेत्र और इसकी जो समस्या है, जो कमियां हैं, उन पर फोकस हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए वन बाय वन करके दोस्तों सभी पॉइंटों को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इससे तो आप भली भांति परिचित है। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट सेशन में आपको बताया गया था, आज से हमारी 5th यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और इस 5th यूनिट में 5 सेशन आपके होने बचे हैं, जिसमें से पहला आज हो रहा है आपका विकास प्रशासन। इसके तुरंत बाद में नौकरशाही की भूमिका, अर्थात नौकरशाही वाला सेशन होगा, फिर पंचायती राज व्यवस्था होगी, लोकपाल लोकायुक्त, तो फिर सुप्रशासन या ई गवर्नेंस पर। इस प्रकार से 5 लेक्चरों में हम पांचों टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जान लेते हैं आज के सेशन का हमारा सारांश क्या है। आज के सेशन का सारांश क्या है दोस्तों, आज के हमें टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण बात है। देख लीजिए, इस टॉपिक में जो है हमें दोस्तों यहाँ पर ये 4 पॉइंटों पर फोकस करते हुए, 4 पॉइंटों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। इस टॉपिक को हम इसी बार द्वारा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास प्रशासन के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की, उसके बाद विशेषता देखेंगे, फिर इसके क्षेत्र, और लास्ट में दोस्तों हम कमियां। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक को कर लेंगे कंप्लीट। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विकास प्रशासन के अर्थ की। व्यवहारिक तौर पर समझिए, विकास प्रशासन एक्चुअल में क्या है, विकास प्रशासन क्यों है, क्या है। दोस्तों, विकास प्रशासन अर्थ मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी सी कहानी है इसकी कि जो हमारे प्रशासन है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उस प्रशासन की वो योजनाएं जो जनता के कल्याण के लिए लाई जाती है, या फिर ऐसे समझिए कि जनता के कल्याण के लिए या जनता के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है, उन्हीं योजनाओं के प्रशासन को ही यहाँ पर विकास प्रशासन के नाम से जाना जाता है। एकदम सिंपल अर्थों में, है ना। अब थोड़ा सा इसे थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हुए आगे बढ़े, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ठाक ना होने के कारण थोड़े स्लो बोल पा रहे हैं, है ना, बट हाँ समझ जाएंगे आप। टॉपिक टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा निरंतर बने रहें। विकास प्रशासन का अर्थ विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकास प्रशासन का जो अर्थ है, विकास है ना, विकास समाज का विकास या राष्ट्र का विकास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस शब्द का अर्थ, विकास का अर्थ यहाँ पर हो जाता है दोस्तों कि विकास की बात यहाँ पर हो रही है, चाहे फिर वो राष्ट्र की बात हो, चाहे फिर वो राष्ट्र की बात हो, चाहे उस देश में रहने वाली जनता की बात हो। अब जनता के भी प्रत्येक पहलू की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है ना, राजनीतिक हो, धार्मिक, प्रत्येक पहलू की यहाँ बात हो रही है। कुल मिलाकर ये कि सरकार के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार के विकास की योजनाएं लाई जाती है, तो उसका संबंध डायरेक्टली विकास प्रशासन से ही होता है ना। तो यहाँ राज्य द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, मतलब सरकार के द्वारा एक योजनाबद्ध रूप से, एक योजना के रूप में राष्ट्र की एक देश की अर्थव्यवस्था में परिणामात्मक और गुणात्मक
परिणामात्मक और गुणात्मक जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, वो विकास प्रशासन के द्वारा लाया जा सकता है। कहने का सिंपल शब्दों में इसको समझिए कि जो विकास प्रशासन है दोस्तों, विकास प्रशासन के अंतर्गत विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाएं आती है, पहली बात। दूसरा है कि किसी भी देश में विकास प्रशासन के अंतर्गत एक योजनाबद्ध तरीके से उन सभी योजनाओं को लाया जाता है जो किसी देश में जो है गुणात्मक परिवर्तन कर सके या परिणामात्मक परिवर्तन ला सके, ठीक है ना। तो किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में परिणामात्मक या गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास ही विकास प्रशासन कहलाता है। यह सरकार की उस हर एक गतिविधि का नाम है, प्रत्येक उस गतिविधि का नाम है जो जन कल्याण या राष्ट्रीय विकास में निहित है। क्लियर हुआ यहां से, है ना। तो सरकार के द्वारा वो प्रत्येक योजना विकास प्रशासन कहलाएगी जिसके द्वारा जन कल्याण या राष्ट्रीय विकास के लिए वो लाई गई हो। तो अतः यह न केवल सामान्य प्रशासन से जुड़ा है, ये जुड़ा नहीं दोस्तों, मिसप्रिंट है, जुड़ा है। ये न केवल सामान्य प्रशासन से जुड़ा है बल्कि मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू से ये जुड़ा हुआ है, प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन, किसी का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रत्येक पहलू से ये जुड़ा हुआ है। मतलब कि प्रत्येक जो समाज के जो मनुष्य होते, समाज के प्रत्येक पहलू में विकास से संबंधित जो योजनाएं लाई जाती है सरकार के द्वारा, वो सब की सभी विकास प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें विकेंद्रीकरण और सहभागिता के आधार पर, किसके आधार पर? विकेंद्रीकरण और सहभागिता के आधार पर जनता और प्रशासन के बीच में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों? विकेंद्रीकरण और सहभागिता के आधार पर। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या हो जाता है? शक्तियों का छोटे छोटे स्तरों में बांट देना, जैसे कि केंद्र सरकार के पास पहले शक्तियां करती थी, अब फिर वो राज्य से स्थानीय सरकार, तो प्रत्येक विभाग में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, इसी को यहाँ पर विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी गई है। और सहभागिता मतलब ये कि सबके साथ मिलकर के और विकासात्मक योजनाओं को लाना ही सहभागिता कहलाती है। तो इन दोनों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर प्रशासन और जनता के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है इस विकास प्रशासन के माध्यम से। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इसके सेकंड पॉइंट में इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। विकास प्रशासन जो है विकास के प्रति सक्रिय रुचि लेता है। पहली विशेषता इसकी कि जो विकास प्रशासन विकास के प्रति, है ना, विकास प्रशासन लाया किस लिए जाता है? विकास के लिए, है ना। तो विकास में ये अधिक रुचि लेगा। दूसरी विशेषता है विकास प्रशासन का अस्तित्व और औचित्य जो है समाज के कल्याण के लिए। अब यह समाज के कल्याण कहे या राष्ट्र का कल्याण, देखिए समाज का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा, है ना, बात सेम ही है। तीसरा है इसके अंतर्गत कि विकास प्रशासन में कोई कार्यकर्ता स्वामी नहीं बल्कि टीम वर्कर होता है। क्या होता है दोस्तों? टीम वर्कर होता है। कोई भी जो कार्यकर्ता होता है वो जो है वहां कोई लीडर या बॉस नहीं होता, बल्कि वो एक टीम का एक सदस्य होता है, उस समूह का एक सदस्य मात्र होता है। नेक्स्ट है विकास प्रशासन में निम्न स्तर के लिए सत्ता के अधिक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। भाई निम्न स्तर से अगर आप इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो किसका? एक अच्छे स्तर, अगर ऐसे समझिए कि समाज में अगर आप जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वहां पर उन्हें अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। अर्थात उस क्षेत्र में जो प्रशासन है, अर्थात कि उस क्षेत्र का विकास करने वाली जो संस्था है, उस संस्था को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है, उसे अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि शक्ति या सत्ता के हस्तांतरण की आवश्यकता होती निम्न स्तर के लिए। विकास प्रशासन में पहल आवश्यक है। जी हाँ, विकास प्रशासन में पहल आवश्यक है, बिना पहल के तो कोई कार्य संभव ही नहीं ना, है ना। नेक्स्ट है विकास प्रशासन गतिशील है। जी हाँ, गतिशील, क्योंकि विकास के कार्यों में रुचि लेता है, विकास के कार्यों में रुचि लेगा तो इसका गतिशील होना आवश्यक है। अगर ये गतिशील नहीं होगा तो विकास मरणोपरांत जो अवस्था होती है उस अवस्था में पहुंच जाएगा और ये ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास प्रशासन परंपरागत कार्यकुशलता के साथ अपने विकास हेतु अधिक राजनीति चाहता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं थी, इनको एक बार देख लीजिएगा अपने। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों नोट्स में 7 डिस्कस की हमने, लेकिन 7 में से आप अगर 5 भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए विकास प्रशासन का क्षेत्र। अब दोस्तों विकास प्रशासन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो ये समझिए कि
सरकार किसी भी कोई भी राष्ट्र कोई भी सरकार जो है ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि समाज में किस किस क्षेत्र में विकास करना है और कितना विकास करना है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब विकास का क्षेत्र निर्धारित नहीं है या विकास के क्षेत्र को निर्धारित करना संभव नहीं है, भाई कहाँ कहाँ विकास करना है, कहाँ किसका कितना विकास करना है, ये संभव नहीं है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार मतलब जितनी हमें अनुभव हुआ, आवश्यकता हुई, उतना हमने वहां विकास कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर विकास किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से किस किस क्षेत्र का कितना विकास करना है, ये अंदाजा लगा पाना, ये निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। इस कारण से दोस्तों हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो विकास प्रशासन है, तो विकास प्रशासन का क्षेत्र भी हम निर्धारित नहीं कर सकते एग्जैक्टली, है ना। जिस प्रकार से विकास का क्षेत्र हम निर्धारित नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, तो फिर विकास प्रशासन का क्षेत्र कैसे संभव हो सकता है निर्धारित करना, संभव ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ पहलुओं के माध्यम से हम इसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं, मतलब इसके आसपास की कहानी का पता कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक तो यह है कि कानूनों का क्रियान्वयन। विकास प्रशासन का जो क्षेत्र है वो कानूनों का क्रियान्वयन, पहला क्षेत्र। अंदर समझने वाले डिटेल में, डोंट वरी। दूसरा है जन कल्याण, तीसरा है या दोस्तों है सामाजिक और आर्थिक विकास, चौथे में आ जाएगा आपका वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। इस प्रकार से ये पांच विकास माफ करो, वित्तीय सहयोग, तो ये 5 क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है, ये 5 कुछ क्षेत्र है विकास प्रशासन के। विकास प्रशासन के कंप्लीट एग्जैक्ट क्षेत्र तो आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और ये 5 क्षेत्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इनको एक एक करके समझते हैं, एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करते हैं। कानूनों का क्या था दोस्तों हमारा? कानूनों का क्रियान्वयन। कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों का क्रियान्वयन या शांति व्यवस्था की स्थापना। अब देखिए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना प्रत्येक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो विकास प्रशासन का ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होगा, विकास प्रशासन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वहां पर कानून उचित रूप से स्थापित किया जाए या क्रियान्वित, है ना। तो इसके लिए ही तो समाज में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रथम आवश्यकता होती है कि कानूनों को व्यवस्थित रूप से वहां क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अगला है जन कल्याण। जी हाँ, विकास प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है या प्रथम कोई कार्य है तो वो जन कल्याण का ही कार्य है ना। तो विकास प्रशासन जन कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए सकारात्मक रुचि लेता है, हमेशा क्रियाशील रहता है। क्लियर? चलिए अगला है इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास। बेसिकली तो विकास प्रशासन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य करता है, लेकिन दोस्तों जो जनता से अर्थात समाज के जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वो उसका रहता है सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक और आर्थिक विकास, तो एक बार जन कल्याण को लक्ष्य मान लेने के बाद स्वभावतः ही जनता का सामाजिक और आर्थिक विकास प्रशासन की परिधि में आ जाता है। अगर सरकार ने बोल दिया कि जन कल्याण हेतु हम कोई जो है प्रशासन करेंगे, जन कल्याण हेतु प्रशासन किया जाएगा, तो जहां जन कल्याण शब्द आता है वहां पर जनता के प्रत्येक क्षेत्र का विकास अपने आप उसमें समाहित हो जाता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सब प्रकार के। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट हमने देखा था वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। जी हाँ, वैज्ञानिक और तकनीकी, क्योंकि आज अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी विकास प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार हो, कोई भी समाज का बिना तकनीकी के सहारा लिए, बिना वैज्ञानिक तर्कों के सहारा लिए आज विकास संभव नहीं है। इसलिए विकास प्रशासन का यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, अंग है या क्षेत्र का है कि विकास प्रशासन का विज्ञान और तकनीकी से सीधा संबंध है, क्योंकि इनके बिना, विज्ञान और तकनीकी के बिना किसी प्रकार से वो समाज में विकास नहीं ला सकता, जन कल्याण को लेकर नहीं चल सकता। अतः विकास प्रशासन का यह दायित्व है कि वह गतिशील विज्ञान और तकनीकी में रुचि ले। तो विकास प्रशासन जितना विज्ञान और तकनीकी में रुचि लेगा उतना समाज और राष्ट्र का विकास होगा, जन कल्याण की भावना प्रबल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है वित्तीय सहयोग। वित्तीय सहयोग, तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग भी आता है। इसके माध्यम से ही विकास प्रशासन के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों विकास प्रशासन सिर्फ योजना को लेकर आना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनको कुछ वित्तीय अर्थात कुछ ऋण देने में भी विश्वास करती है, उनको ऋण देकर के भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। ये जो संस्था है डेवलपमेंट के लिए होती है।
क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने सेशन में अर्थ विशेषताएं और हमने इसको जो है क्षेत्र देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कमियों की, जैसा कि हमने प्रारंभ में बात की थी कि हम 4 पॉइंटों के माध्यम से आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। विकास प्रशासन की समस्याएं। अब यहाँ पर दोस्तों उन आलोचकों की बात करेंगे जिन्होंने विकास प्रशासन के इस सिद्धांत की, इन विचारों की कमियों को उजागर किया है, इनमें समस्याएं बताई है कि विकास प्रशासन की जो ये धारणा है, जो बातें हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। हालांकि इस पर इन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ कमियों को आप यहाँ पर देखिए। अब प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन का अर्थ या विशेषता बताते हुए इसकी कमियों को उजागर कीजिए, और कमियों को उजागर करते हुए उन कमियों को दूर करने हेतु अपने विचार यहाँ पर लिखिए। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर विकास प्रशासन का अर्थ, विशेषता, ये जो पक्ष हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनके बारे में अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने विचार किस प्रकार रख पाएंगे। किसी पुस्तकों में इन अपन आपके विचार नहीं मिलेंगे दोस्तों, वो विचार वो अलग हो। जैसे अब देखिए इस यहाँ पर आपको सिर्फ कमियां दे दी गई है, अब इन कमियों को दूर किस प्रकार किया जा सकता है। अगर आपको पूरा व्यवहारिक ज्ञान है तो आप इनको कमियों को दूर करने हेतु अपने उचित विचार वहां प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। हालांकि उसकी हिंट हम दे देंगे आपको, उसकी हिंट मिल जाएगी किस किस प्रकार से, लेकिन रेयर केस में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज्यादा नंबरों में या मतलब नहीं नहीं के बराबर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में इस प्रकार के। लेकिन हाँ, ये जो 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल आते ही आते हैं हमेशा, है ना। चलिए, विकास प्रशासन की समस्याएं, तो एक एक करके कुछ समस्याओं पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या समस्या है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों भारत के जो विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन कार्य को संपन्न करने में शक्तिहीनता के कारण नियामकीय प्रशासन पर निर्भर है। क्या कहा गया है कि विकास प्रशासन और नियामकीय, अब समझिए यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। विकास प्रशासन संस्था, एक संस्था मान लेते हैं हम कि विकास प्रशासन की जो संस्था है इसको क्यों बनाया गया है, समाज का और राष्ट्र का सिर्फ विकास करने के लिए, सिर्फ विकास करने के लिए। ये क्षेत्र में जाए, उस क्षेत्र में देखे कि किस कारण से या किन कारणों से समाज का विकास नहीं हो पा रहा, या उस क्षेत्र विशेष की समस्या क्या समस्या है, उस क्षेत्र विशेष का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन समस्याओं को समझे, उन कारणों को समझे, उन पर कार्य करे, उन कारणों को वहां से हटाए और समाज का विकास करे, ये प्रमुख कार्य होता है। लेकिन भारत के जब हम विकास प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो उस विकास प्रशासन को नियामकीय कार्य सौंप दिए जाते हैं शासन के द्वारा, और वो विकास प्रशासन जो डिपार्टमेंट है वो पूरे साल भर जो है उस नियामकीय कार्यों में ही लगा रहता है, अर्थात विकास की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता, है ना। यही यहाँ इस पॉइंट में कहने का प्रयास किया गया है कि भारतीय विकास प्रशासन विकास कार्य को संपन्न करने में शक्तिहीनता के कारण, कि विकास प्रशासन जो विभाग है उसके पास में इतनी शक्ति नहीं होने के कारण ये नियामकीय प्रशासन पर निर्भर हो जाता है, नियामकीय प्रशासन से उस पर निर्भर हो जाता है, जो उसके द्वारा ऑर्डर मिलते हैं उसके अनुसार ये कार्य करता है, मतलब स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं कर पाता। और जब तक ये प्रशासन स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करेगा तब तक उसका विकास होना तो संभव नहीं है ना। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास की आधारभूत संस्थाएं, पंचायती राज संस्था। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट आया दोस्तों यहाँ पर। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं को आप जो है 1-2 लेक्चर के बाद में इसी पर लेक्चर होने वाला है, आपको शुरू में डिस्कस भी करवाया था। पंचायती राज संस्थाएं किसके लिए लाई गई थी दोस्तों, समाज का विकास करने के लिए, है ना। नीचे स्तर की समाज का जो पिछड़े हुए स्तर है उनका विकास करने के लिए, या कहें कि गांव जैसे क्षेत्र, जो ग्राम क्षेत्र है उनका विकास करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों सोचिए कि इतनी बड़ी संस्था बहुत ही ज्यादा डिमांड करने के बाद, बहुत ज्यादा मांग उठने के बाद में, सरकार पर दबाव बनने के बाद तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो पाई थी, जो कि गांधी जी का सपना था, जो अब पूरा हुआ है दोस्तों, है ना। अभी से पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ, ये ज्यादा समय नहीं हुआ इसको। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन सोचिए उनको संवैधानिक आधार नहीं दिया। पंचायती राज संस्थाओं को इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये समाज के विकास करने के लिए, लेकिन इन्हीं को संवैधानिक आधार प्राप्त नहीं है ना। बड़े अफसोस की बात है। सामान्यतः ये संस्थाएं राज्य सरकार की नीति और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। कुल मिला के समझिए कि जो पंचायत राज संस्था है बना तो दी गई है, लेकिन इन्हें काम कौन सा दे दिया गया कि भाई जो विधानमंडल से जो आया, राज्य सरकार से जो योजना आपको दे दी, बस उसी को क्रियान्वित करते रहे। मतलब खुद को कुछ नहीं करना है, आपको जो कार्य दिया जाएगा वो कार्य बस आप करते रहिए। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो वो मात्र राज्य सरकार की प्रतिनिधि बन गई है, एक अलग अस्तित्व उनका समाप्त हो चुका है।
पंचायती राज संस्थाओं का एक अपना खुद का अस्तित्व था, उनके पास में शक्तियां होनी चाहिए थी। जैसा कि गांधी जी ने बताया था उसके अनुसार तो पंचायती राज व्यवस्था के पास में परम शक्तियां होनी चाहिए थी, जिससे वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सके। भाई प्रत्येक ग्राम की अलग अलग समस्याएं होती है, तो प्रत्येक जो पंचायती राज संस्थाएं होती वो अपनी अपनी समस्या या अपने अपने स्तर के अनुसार वहां का विकास करने का कार्य करती। लेकिन उनके साथ में किया यह गया है कि उन्हें कानून बनाने की कोई विशेष अधिकार न देते हुए राज्य सरकारों ने उनको अपने अंडर में रख लिया है, अर्थात कि राज्य सरकार कानून बनाकर देती है या कार्य करने के लिए देती है, प्रोजेक्ट देती है और पंचायती राज संस्थाओं से कार्य करवाती है। तो इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये राज्य सरकार की प्रतिनिधि मात्र बन गई है। जब राज्य सरकार कोई कार्य देगी तो ये समाज में करेगी, अन्यथा ये भेटे हुए हैं, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपने पंचायती राज संस्थाओं का अगर निर्माण किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग संस्थाएं थी, ये समाज के कल्याण के लिए थी, ये जन कल्याण के लिए थी, तो फिर उन्हें उनके लिए उनको पर्याप्त शक्तियां देना आवश्यक था, उनको सत्ता का हस्तांतरण करना उनके लिए आवश्यक था, ठीक है ना। तो राज्य सरकार की मात्र प्रतिनिधि बनकर रह गई है। तो राजनीति एवं प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है, किंतु भारत में इन दोनों के तनाव की स्थिति है। किसी राजनीति और प्रशासन दोनों में हमेशा तनाव बना रहता है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए थोड़ा साइड में जाता हूं ताकि आपको डाटा नहीं दिखे। जिला स्तर पर देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है कि जो जिला स्तर पर कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर साहब होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। और प्रखंड स्तर पर कौन होता है दोस्तों, देखिए जिला स्तर पर कलेक्टर होते हैं, जिलाधीश होते हैं, और प्रखंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये विकास के लिए अपने अपने स्तर पर विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। कलेक्टर महोदय और विकास खंड अधिकारी ये विकास के लिए, जन कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पास इतना कार्य सौंप दिया जाता है, इतना कार्य सौंप दिया, कौन सा कार्य, नियामकीय कार्य सौंप दिया जाता है। तो ये जो है हमेशा इस कार्य में ही बिजी रह जाते हैं, इन्हें विकास कार्यों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। इस कारण से ये ध्यान भी नहीं दे पाते। क्यों, क्योंकि भाई जिलाधीश या हो या विकास खंड अधिकारी, आखिर है भी तो ये मनुष्य। अगर इनके पास में कोई कार्य इनको पहले से दे दिया जाएगा तो वो इस पर ध्यान कैसे देंगे, ठीक है ना। तो इसका असर विकास प्रशासन पर नकारात्मक पड़ेगा। भाई प्रशासन विकास कैसे होगा, अगर जिसको आपने विकास के लिए बिठाया हुआ है, अगर वो अधिकारी को दूसरे कार्यों में बिजी रहेगा तो फिर विकास कैसे हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने व्यवहारिक रूप से ही इसके अर्थ, विशेषता, महत्व को समझते हुए, क्षेत्र को समझते हुए इसकी कमियों पर भी हमने चर्चा की है। ये 5 कमियां हमने इसके अंतर्गत देखी है, जो भारत में विकास प्रशासन है उसकी कमियां हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। व्यवहारिक रूप से समझते हुए सेशन को अब करते हैं समाप्त। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों, वो भी नौकरशाही पर। जी हाँ दोस्तों, नौकरशाही एक इंपॉर्टेंट सेशन होने के साथ साथ में आपकी सोच और आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देगा। तो जिस प्रकार से आप लोक प्रशासन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब मुश्किल से अब ये जो है दोस्तों, इसके बाद में 4 सेशन मात्र और बचे हैं, ऐसे में लोक प्रशासन की आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए भले ही अभी तक आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हो, लेकिन जितने भी हमने सेशन लिए है ना, इसको एक बार जब आपको टाइम मिल जाए ना, तो एक बार शुरू से लेकर एंड तक के सेशन एक बार, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आपको देखने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक एक बार सेशन देखिए। राजनीति को लेकर के आपके अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। उसके बाद डायरेक्टली सिर्फ आपको सिर्फ संविधान पढ़ने की आवश्यकता होगी, सिर्फ संविधान को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी ना दोस्तों, कहा सुना होगा, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, याद रखिएगा, है ना। ये कहा था उन अछूतों के लिए, अर्थात जो निचली जाति के लोग थे, जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिल पाता था। तो वहां पर उन्होंने एनालाइज किया था अंबेडकर साहब ने कि यार ऐसा क्यों, कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण वर्ग है हिंदू समाज का, उसको इतना अधिकार क्यों, और जो निचली जाति का अछूत लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो वहां पर उन्होंने देखा था कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान पर एकाधिकार है ब्राह्मणों का, इसी कारण से वो शक्तिशाली है। और इसी को लेकर के उन्होंने अछूतों को कहा था कि जो ज्ञान है,
जो ज्ञान है ना वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहे आगे चल के कुछ भी करने वाले हो, कुछ भी पढ़ने वाले हो, पर कम से कम राजनीति का ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है मेरे अनुसार तो। इसलिए इसलिए एक बार संविधान का अध्ययन जरूर करना, संविधान का अध्ययन बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे तो हम भी करवा रहे हैं, लेकिन आप पुस्तक एक बुक भी लेकर के आ सकते हैं, बुक से भी आप उसकी तैयारी कर सकते, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये लोक प्रशासन दोस्तों एक कंप्लीट राजनीति है, और इस पर हमारे सेशन भी अब कंप्लीट हो चुके हैं, 4 सेशन मात्र बचे हैं, ये बहुत जल्दी हम कंप्लीट 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।